औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन चीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, क्योंकि जितना भी नर्वस सिस्टम है वो सारा न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। और ये 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। तो पहले हम न्यूरॉन क्या चीज़ है, तो ये चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। देयर आर अदर, लेकिन इसके अलावा दूसरे सेल्स भी हैं हायर एनिमल्स में, और इंक्लूडिंग ह्यूमन। इनको न्यूरोग्लियल सेल भी कहते हैं, विच मेकअप एज मच एज हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का हाफ बनाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स एक्चुअली इन न्यूरॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स को कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल भी कहते हैं इनको, स्पोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, और गिलियल सिंपल गिलियल सेल्स भी कह देते हैं। तो ये प्रोटेक्ट भी करते हैं और इनको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल वाइटल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन में, यानी फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, खास तौर पर प्रोटीन्स, एंड देयर प्रोटेक्शन बाय माइलिन शीट, और ये अपने ऊपर माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं जो इंसुलेटर का काम करती है। इस तरह से ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। देयर आर 3 फंक्शनल टाइप्स। न्यूरॉन्स की 3 फंक्शनल टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, ये तीनों एक ही किस्म के न्यूरॉन के नाम हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये एसोसिएटिव, इंटरमीडिएट और रिले न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये 3 तरह के नाम हैं इनके। एंड मोटर न्यूरॉन, और तीसरी किस्म जो है मोटर न्यूरॉन की है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स तक, यानी रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए अफेक्टर्स तक नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं। और ये मैमल्स की बात हो रही है। यहाँ पे ए डायग्राम है, ये बी कंसिडर की जाती है, ये सी और ये डी। एक जनरल न्यूरॉन है। नॉर्मली ये जो है ये स्पाइनी यानी कांटेदार नजर आते हैं, स्पाइनी लुक देते हैं। तो डेंड्राइट्स अनलाइक द एक्सोन, ये एक्सोन हो गया, जबकि डेंड्राइट स्पाइनी लुक दे रहा है, ऑफन गिव ए स्पाइनी लुक। बी जो है ये ब्रेन सेल्स, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स ऑफ ए सर्टन ब्रेन सेल्स ब्रांच प्रोफ्यूजली, ये नहीं ऊपर देखें, ये प्रोफ्यूजली इकट्ठी एक तरह से ब्रांचेस बनाई हुई इन्होंने, जिसको प्रोफ्यूजली अरेंजमेंट कहेंगे। तो गिविंग सेल ए ट्री लाइक अपीयरेंस, दिखने में ये सेल एक दरख्त की शक्ल का नजर आता है। फिर तीसरा ये मोटर न्यूरॉन है, हैव लॉन्ग एक्सॉन दैट रन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू द अफेक्टर्स यानी मसल तक। तो ये मोटर न्यूरॉन एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स लेके जाता है अफेक्टर्स तक। वो मसल हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। इसका एक्सोन काफ़ी लंबा होता है, जबकि डेंड्राइट्स जो है वो छोटे होते हैं। फिर ये इसमें एक्सोन्स आर फ्रीक्वेंटली, तो इनके एक्सोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड। ज़्यादातर ये माइलिनेटेड होते हैं, यानी न्यूरोग्लियल सेल्स या गिलियल सेल्स या स्पोर्टिंग सेल्स इनके ऊपर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन सब पर नहीं। और इनके ऊपर माइलिन शीट होते हैं, यानी माइलिनेटेड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनी ग्रेन्यूल्स इन द सेल बॉडी, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आपकी बुक पे ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये ग्रेन्यूल छोटे छोटे दाने से नज़र आते हैं सेल बॉडी में। और डेंड्राइट्स एंड देयर एब्सेंस फ्रॉम द एक्सॉन, यानी सेल बॉडी में ये ग्रेन्यूल्स हैं, डेंड्राइट्स में है, लेकिन एक्सॉन में ये स्मॉल जो ग्रेन्यूल्स हैं ये मिसिंग होते हैं। फिर डी, ये लास्ट वाला, मैनी सेंसरी न्यूरॉन हैव ओनली 1 फाइबर। सेंसरी न्यूरॉन है, एक ही ये एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है, जबकि मोटर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होगा लेकिन मैनी डेंड्राइट, जबकि सेंसरी में
ये सेल बॉडी है तो इसके एक तरफ एक्सॉन है और एक ही तरफ ये डेंड्राइट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सॉन शो किया है, नर्व इम्पल्स इधर से आ रही है तो इसका मतलब ये डेंड्रोन है, डेंड्रोन, ये एक्सॉन नहीं है, एक्सॉन ये वाला है। तो ये डेंड्रोन हो गया और एक ही एक्सॉन हो गया। तो many sensory neurons have only one fiber which branches a short distance from the cell body, यानी ये एक ही डेंड्रोन है, इसकी ब्रांचेस एंड पे हैं और दूसरी तरफ एक्सॉन है एक ही और इसकी एंड पे बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। तो सेल बॉडी से अवे जाके वन ब्रांच पेरिफेरल रनिंग बिटवीन द रिसेप्टर्स, इसका मतलब ये यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं, यहाँ से सेंसरी यानी मालूमात लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर ये सेल बॉडी और फिर सेल बॉडी आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसको लेके जाएंगे एक्सॉन के जरिए से, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो वन ब्रांच पेरिफेरल जो है ये रिसेप्टर्स यानी जहाँ पे रिसीव कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स वहाँ से, और दूसरी डोर्सल रूट है गैंग्लियन इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड। तो ये सेल बॉडी यानी एम्बॉडीड होती है डोर्सल रूट में। ये बात हो रही है उसकी स्पाइनल कार्ड की, स्पाइनल कार्ड में दाखिल होने से पहले ये डोर्सल रूट अख्तियार करती है पिछली तरफ से। एंड द अदर ब्रांच सेंट्रल रनिंग फ्रॉम द गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कार्ड, और फिर ये स्पाइनल कार्ड में चली जाती है और वहाँ से ब्रेन में। यानी ये सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को पहले स्पाइनल कार्ड और फिर ब्रेन तक लेके जाती है। एक्सेप्ट फॉर इट टर्मिनल पॉइंट्स के अलावा द एंटायर फाइबर, जितना भी इसके फाइबर या ये स्ट्रक्चर है, इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ऑफ द एक्सॉन टाइप। तो ये एक ही तरह का नजर आता है, एक्सॉन की तरह का नजर आएगा। इवन दो द पेरिफेरल ब्रांचेस जो है ये इम्पल्स कंडक्ट करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो ये पेरिफेरल ब्रांचेस भी सेम नजर आती हैं जो सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस लेके आ रही हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन, अ सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द टाइप दस हैज नो ट्रू डेंड्राइट। तो इसमें ट्रू डेंड्राइट नहीं है, इसको डेंड्रोन कहा जाता है। तो ये एक्सॉन की तरह मिलता है जुलता होता है। तो although the peripheral branches is often called a dendron, इनको डेंड्रोन कहेंगे, लेकिन ये एक्सॉन ही की तरह है because of the direction। क्यों? क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्स की जो डायरेक्शन है ये टूवर्ड दी सेल बॉडी है। इस वजह से जिस फाइबर में से नर्व इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ जाती है उसको डेंड्राइट या डेंड्रोन, सिंगल है तो डेंड्रोन कहेंगे, अगर सेल बॉडी से अवे जाती है तो उसको एक्सॉन कहा जाता है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे न्यूरॉन डिस्कस हो गए। अब फिर न्यूरॉन हैज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम इट्स सेल बॉडी। अगर हम देखें तो इसमें ये प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, बाहर जो भी सेल बॉडी से निकलेगा ये प्रोसेसेस कहलाएगा बाहर की तरफ, और इनके अंदर भी सेल बॉडी में जैसे प्रोटोप्लाज्म है इनके अंदर तक भी ये प्रोटोप्लाज्म गया होता है। तो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब यहाँ पे फिगर में ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, ये इनके डेंड्राइट्स में भी होता है लेकिन एक्सॉन में नहीं पाया जाता। फिर इसमें सेल बॉडी में कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में, और वेरियस ऑर्गेनल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जैसे बाकी सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसकी सेल बॉडी में भी होंगे। There are two main types of cytoplasmic processes, दो किस्म के processes हैं fibers। The one which carry impulse towards the cell body, जो cell bodies की तरफ लेके आते हैं उनको डेंड्रोन कहते हैं, क्योंकि ये cell bodies की तरफ impulse लेके आ रहे हैं ये सारे, इसलिए इनको डेंड्राइट्स अगर सिंगल है डेंड्रोन कहेंगे। तो ये सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, जो सेल बॉडी से अवे लेके जाएंगे इनको एक्सॉन नाम दिया जाता है। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स होंगे, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म इन प्रोसेसेस के अंदर भी मौजूद होता है। तो द वन जो कैरी करता है इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी इसको डेंड्रोन कहेंगे। इफ इट इज ए सिंगल, अगर ये सिंगल फाइबर है, अगर सिंगल है तो डेंड्रोन, लेकिन अगर स्मॉलर हैं और बहुत सारे हैं दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, उनको डेंड्राइट्स कहेंगे।
singular dendrite. The process is conducting impulses. तो dendrite तो लेके आते हैं सेल बॉडी की तरफ, लेकिन जो लेके जाएंगे अवे फ्रॉम सेल बॉडी आर टर्म्ड एक्सॉन, उनको एक्सॉन कहा जाता है. These may be more than a meter long. ये एक्सॉन 1 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं इन सम न्यूरॉन्स. खासतौर पर जो रीढ़ की हड्डी से पाँव के अंगूठे तक लेके जा रहा है ये मोर देन 1 मीटर लॉन्ग होता है. Nasal granules, which are groups of ribosome associated with rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Nasal granules most important लिखना है, ये अक्सर पूछते हैं. Nasal granules ये राइबोसोम्स के ग्रुप को कहा जाता है जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के साथ. तो ये सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. नेजल ग्रैन्यूल्स एक्चुअली राइबोसोम्स का ग्रुप है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के साथ सेल बॉडी में मौजूद होता है. फिर इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया. ये सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं थ्रू द एक्सोप्लाज्म. एक्सो यानी एक्सोन के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो सेल बॉडी में पाए जाते हैं वो एक्सोन के अंदर भी पाए जाते हैं. फिर इसमें द सेल बॉडी या इसको सोमा कहते हैं, मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल है, यानी ये खुराक लेने वाला मेन एरिया है सेल बॉडी पूरे न्यूरॉन का. एंड इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस इसमें हो रहे होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. सेल बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस हो रही है जो ग्रोथ में हेल्प करती है और रिपेयर और मेंटेनेंस में न्यूरॉन की. अगर सेल बॉडी, इफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिमेन इंटैक्ट, मसलन अगर खुदा ना खासा चोट लगती है और न्यूरॉन यहाँ से कट जाता है, एक्सॉन अलग हो गया, सेल बॉडी यहाँ मौजूद है, तो ये आगे फिर दोबारा से अपना एक्सॉन ग्रो करने की सलाहियत रखती है. लेकिन अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाती है तो फिर ये ग्रो नहीं करेगा. तो रिपेयर यानी इसमें रिपेयर है, नया सेल नहीं बनेगा. तो अगर तो सेल बॉडी इंटैक्ट रहती है, जुड़ी रहती है न्यूरॉन के साथ जिस हिस्से में, इट कैन रीजनरेट एक्सोनल, यानी अपना एक्सोन वाला मिसिंग हिस्सा या डेंड्राइट कट गए हैं तो वो हिस्से ये दोबारा से रीजनरेट करने की सलाहियत रखती है. लेकिन बट न्यूरॉन्स वंस मेच्योर, न्यूरॉन एक दफ़ा मेच्योर हो जाते हैं तो ये डिवाइड नहीं होते हैं, यानी नए न्यूरॉन्स नहीं बनते. ये हो गया न्यूरॉन्स. फिर अफेक्टर्स हैं. तो पहले हमने इसमें जो पढ़ा है 3 चीज़ें, रिसेप्टर्स पहला हो गया, दूसरा न्यूरॉन्स हो गया, अब तीसरा अफेक्टर्स. तो रिसेप्टर्स हो गए, ये रिसेप्टर्स है, उसके बाद न्यूरॉन्स हो गए, अब तीसरा अफेक्टर्स. तो अफेक्टर्स एक्चुअली वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जो रिस्पॉन्स देते हैं, यानी किसी भी स्टिमुलाई को आगे से रिस्पॉन्स देते हैं, रद्द अमलदार करते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स. कब रिस्पॉन्स देंगे? जब ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से इनको स्टिमुलस मिलता है नर्व इम्पल्स की शक्ल में, तो ये मोटर न्यूरॉन लेके आता है, वाया मोटर न्यूरॉन आएगा. द प्रिंसिपल अफेक्टर, जो बड़े अफेक्टर्स हैं वो ग्लैंड्स हैं हमारे. ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स वो ऑर्गन या सेल्स हैं जो सिक्रीशन काज करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, विच रिस्पॉन्ड बाई सिक्रेटिंग एंड मसल, और दूसरे मसल्स हैं विच रिस्पॉन्ड बाई कंट्रैक्टिंग. ग्लैंड सिक्रेट करके रिस्पॉन्ड करते हैं, मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स करते हैं. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूरॉन सिस्टम, के न्यूरॉन के सिस्टम यानी सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में ये फ्लो इंफॉर्मेशन कैसे होती है? ये रिफ्लेक्स आर्क से इज़हार होता है. रिफ्लेक्स आर्क फ्लो ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरॉन सिस्टम इन्वॉल्विंग, इसमें रिसेप्टर्स भी आ जाएंगे, न्यूरॉन्स भी आ जाएंगे, इफेक्टर्स भी आ जाएंगी. तो इसको एक एग्जांपल रिफ्लेक्स आर्क के ज़रिए से इज़हार किया जाता है कि मसलन अगर स्टिमुलाई क्या है, ये नोकदार कोई चीज़ है और रिसेप्टर कौन है? स्किन सेल्स.
ये पेन फील करेंगे और फौरन एक सेंसरी न्यूरॉन, पेन रिसेप्टर्स यहाँ पे स्किन में है, ये सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को नर्व इम्पल्स के तौर पर देके जाएगा और डोर्सल साइड से लेके जाएगा, यानी स्पाइनल कार्ड के पिछली तरफ से एक ये मिक्स्ड नर्व होती है डोर्सल साइड पे और गैंग्लिया इसका यहाँ पे, यानी यहाँ पे सेल बॉडीज हैं इनकी सेंसरी न्यूरॉन्स की। फिर यहाँ पे इंटर न्यूरॉन में लेके जाएंगे। इंटर न्यूरॉन फौरन इसको एक मोटर न्यूरॉन के साथ कांटेक्ट करेगा और मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा मसल यानी इफेक्टर तक, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी ये रिसेप्टर हो गया, ये इंटर हो गया, न्यूरॉन बीच में इन्वॉल्व है। न्यूरॉन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, 3 तरह के न्यूरॉन। तो ये रिसेप्टर हो गया, 3 तरह के न्यूरॉन हो गए और फिर ये इफेक्टर हो गया मसल, ये फौरन हाथ को पीछे खींच लेगा। तो इस तरह से ये पाथ फॉलो करता है। तो ये सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स सर्किट है। ईच ऑफ द 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट इसमें न्यूरल पाथवे में। सेंसरी न्यूरॉन हैज पेन सेंसिटिव एंडिंग इन द स्किन, तो ये पेन रिसेप्टर सेंसरी एंडिंग है, ये सेंसरी न्यूरॉन है स्किन के अंदर, इसकी एंडिंग्स फाइबर्स एंडिंग है और ये यहाँ से स्पाइनल कार्ड तक ये मैसेज को लेके जाएगा, पेन का मैसेज एक हो गया। दैट न्यूरॉन स्टिमुलेट्स, और ये स्टिमुलेट करते हैं, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा फिर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन जो स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन में होते हैं, ये एसोसिएटिव कहलाते हैं इन द स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड वाले की बात कर रहे हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट होगा। फिर तीसरा स्टेप होगा ए मोटर न्यूरॉन आल्सो इन द कॉर्ड, फिर ये वाला आगे एक मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। द एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन फिर कैरी करेगा, क्योंकि इसकी सेल बॉडी यहाँ पे मौजूद होगी स्पाइनल कार्ड में और इसका एक्सोन बाहर ये इफेक्टर तक जा रहा होगा। एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन कैरीज एक्शन पोटेंशियल, जो मैसेज लेके जा रहा है रेस्पॉन्स के लिए उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये मैसेज लेके जाएगा। फिर चौथा स्टेप मसल्स का, मसल काजिंग देम टू कंट्रैक्ट, ये मैसेज मसल्स को कंट्रैक्ट काज करेगा कंट्रैक्शन एंड विदड्रॉ, और मसल कंट्रैक्ट होने से ये हाथ को विदड्रॉ कर लेगा, पीछे खींच लेगा बॉडी पार्ट को फ्रॉम द डैमेजिंग स्टिमुलस। तो ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको आर्क कहते हैं और ये अचानक हाथ पीछे जाता है, इनवॉलंटरी होता है, इमीडिएट होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये जो शेप बनती है, पाथ बनता है नर्व इम्पल्स का। तो सेंसरी न्यूरॉन आल्सो मेक्स ए सिनेप्स ऑन एसोसिएशन न्यूरॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स। फिर इसके अलावा एक तो ये हो गया, यहाँ पे एक इन सेंसरी यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन एक और स्नैप बनाएगा, यानी एक और मैसेज भेजेगा स्नैप बना के ब्रेन की तरफ। ये सारा अनकॉन्शियसली होगा, हमारे जहन में या हमारी सोच के मुताबिक नहीं है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। और एक मैसेज फिर ब्रेन को भेज दिया जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन के जरिए से नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स, जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये क्या करता है, कैरी करता है सिग्नल्स टू द ब्रेन इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द डेंजर। तो ये एक्चुअली ब्रेन को बाद में पता चलता है कि ये डेंजर क्या था, तो एक मैसेज ब्रेन को जाता है उसको इतला देने के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिफ्लेक्स एक्शन हो चुका होता है। तो यहाँ तक ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क के रेफरेंस से। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे है, पैसेज ऑफ इम्पल्स, जिस रास्ते से इम्पल्स गुजरती है ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इज अ टाइप ऑफ, तो ये रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन होगी। फिर रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है? रिसेप्टर से, जहाँ पे पेन रिसीव की जा रही है, टू सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास, फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक ये मैसेज पहुंचाता है। यानी ये सेंसरी न्यूरॉन पेन को रिसीव करके लेके जाएगा एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा और ये फिर इफेक्टर तक ये मैसेज लेके जाता है। तो इस तरह से ये जो आर्क बनती है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो एक्शन क्रिएट होता है इसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारे ये टॉपिक न्यूरॉन और इफेक्टर्स फिर रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।